हेलो स्टूडेंट्स, बहुत बहुत स्वागत है आपका अपने यूट्यूब चैनल गुरुजी फॉर हाई स्कूल में। तो आज के इस वीडियो में हम लोग जानेंगे ओम के नियम के बारे में। ओम का नियम, ये ओम का नियम 10th क्लास और 12th क्लास के बच्चों 11th क्लास के बच्चों के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट है। इसको समझना बहुत ज़रूरी है कि अक्सर एग्जाम से पूछा जाता है और वैसे भी नॉलेज के लिए भी इसे बहुत ज़रूरी है। तो इसमें हम जानेंगे कि ओम का नियम होता क्या है। आज के इस वीडियो में हम जानेंगे कि ओम का नियम होता क्या है, इसकी क्या क्या सीमाएं होती हैं, क्या क्या इसकी कंडीशंस है। सीमाएं मींस कंडीशंस, टर्म्स एंड कंडीशंस। और ये ओम का नियम जो है किस कंडीशन में और किस स्थिति में लागू होता है। ठीक है, तो चलिए आज का वीडियो स्टार्ट करते हैं, समझते हैं कि आखिर ओम का नियम होता क्या है। तो स्टूडेंट्स, ओम के नियम के बारे में समझने के लिए पहले मैं आपको एक छोटा सा एग्जांपल देता हूं, यहां पर समझाता हूं कि ओम का नियम होता क्या है और किस कंडीशन में काम करता है। परिभाषा हम बाद में पढ़ेंगे, पहले इसकी सिचुएशन को समझते हैं। जब एक बार हम सिचुएशन समझ जाएंगे तो परिभाषा भी ऑटोमेटिकली क्या जाएगी, समझ में आ जाएगी। देखिए क्या होता है, किसी भी जो है सर्किट में, कोई भी सर्किट होता है, कोई भी चालक परिपथ होता है, उसमें क्या होता है, देखिए मान लीजिए कोई तार हमारे पास है, सीधा तार है ए और बी। ठीक है, ये चालक है, कंडक्टर है, इसमें बिजली दौड़ती है। तो इस चालक में ओम का नियम के हिसाब से इस चालक में क्या होता है कि जो इस चालक के अंदर जो विभवांतर होगा, यानी कि विद्युत विभवांतर होगा। आप विद्युत विभवांतर समझ रहे हैं ना, विद्युत विभवांतर, पहले इसको समझना बहुत जरूरी है कि ये जो पोटेंशियल होता है, ये इलेक्ट्रिक पोटेंशियल होता क्या है, विद्युत विभवांतर होता क्या, पहले इसको समझना बहुत जरूरी है। आप स्टूडेंट्स ने विद्युत विभवांतर के बारे में बहुत बार पढ़ा है, विभवांतर ये होता है, वो ये करता है, वो ऐसा होता है, ये सारी चीजें पढ़ी है, लेकिन उसका एक्चुअल नॉलेज है क्या। अगर मैं आपको बोलूं कि ये जो तार है, इस तार के अंदर बिल्कुल आप अंदर तक घुस जाइए, उसको सोचिए अपने दिमाग से, उसके इतने अंदर तक घुस जाइए जहां तक कि एटम्स है, जहां इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन और न्यूट्रॉन है, वहां तक आप पहुंचिए और वहां तक सोचिए, वहां पर सोचिए कि ये विद्युत विभवांतर होता क्या है। मैं आपको बताता हूं ऐसा करना क्या। देखो, विद्युत विभवांतर होता क्या, एक मोटी मोटी भाषा में बताऊंगा कि विद्युत विभवांतर एक प्रकार का क्या होता है, फोर्स होता है, बल होता है, जो कि इलेक्ट्रॉन को क्या होता है, आगे खिसकाने के लिए क्या होता है, जिम्मेदार होता है। यानी कि किसी भी चालक के अंदर इलेक्ट्रॉन जब गति करते हैं ना, तो उस गति के लिए कौन जिम्मेदार होता है, ये विद्युत विभवांतर होता है। यही क्या करता है, इलेक्ट्रॉन को आगे धक्का देता है, आगे बढ़, आगे चले जाए। तो मोटी मोटी भाषा हम ये कह सकते हैं कि विद्युत विभवांतर एक ऐसा बल है जो इलेक्ट्रॉन को किसी भी चालक के अंदर क्या होता है, गति करने के लिए क्या होता है, जिम्मेदार होता है। ठीक है, अच्छा, अब ये क्या होता है, ये अलग अलग पॉइंट पे अलग अलग होता है, एक जैसा हमेशा एक जैसा नहीं रहता है भाई। जैसा सिंपल सी बात है, एक बहुत भीड़ जब कहीं पर चल रही होती है, तो उस भीड़ में क्या होता है, सब अलग अलग टाइप के लोग होते हैं, कोई मोटा, कोई पतला, कोई काला, कोई गोरा, इस होता है ना। तो उसी तरह से विद्युत विभवांतर भी इस चालक के अंदर, माना इसको मैं एक ऐसी माइक्रोस्कोपिक एक चित्र बनाऊं, ये एक तार की माइक्रोस्कोपिक चित्र, इसके अंदर यहां पर विभवांतर कुछ और होगा, यहां पर कुछ होगा, यहां पर कुछ और, यहां पर कुछ और, यहां पर कुछ, ढंग से। तो अलग अलग पॉइंट पे जो विभवांतर होता है क्या होता है, अलग अलग होता है। ठीक है, तो चलिए अब बाद में बात कर रहा था कि विद्युत विभवांतर एक्चुअली होता क्या है। सॉरी, तो मैं ये कहता कि विद्युत विभवांतर अलग अलग पॉइंट पे क्या अलग अलग होता है। जैसे एक पॉइंट है और ये बी पॉइंट है किसी तार का, तो इन दो तारों पे जो विभवांतर होता है, उसकी प्रकृति, उसका नेचर क्या होता है, ध्यान सुनिएगा। किसी भी चालक के अंदर अलग अलग बिंदुओं पर किसी विभवांतर का जो नेचर, यानी कि जो उसकी प्रकृति होती है, वो क्या होती है, वो होती है उस चालक में बहने वाली धारा के अनुसार। या ये तो मैंने आपको ऐसी जनरल लैंग्वेज में, रफ लैंग्वेज बताया कि किसी भी चालक के अंदर किसी भी बिंदु पर जो विभवांतर होता है, उसकी प्रकृति किस पे निर्भर करती है, उस चालक में बहने वाली धारा पर निर्भर करती है। ये तो मैंने ऐसे ही रफ लैंग्वेज में बताया, लेकिन इसको अगर मैं भौतिक विज्ञान की परिभाषा में अगर वर्णित करूं तो क्या होगा कि किसी भी चालक के अंदर जो बहने वाला जो विभवांतर होता है, या उसके अलग अलग बिंदु पर जो विभवांतर होता है, वो उस चालक के अंदर बहने वाली धारा के समानुपाती होता है या अनुक्रमानुपाती होता है। इसका क्या मतलब, इसका मतलब ये हुआ कि कोई भी बिंदु हो, कोई भी दो बिंदु हो चालक के अंदर, तो उन दो बिंदुओं पर जो विभवांतर होगा, यानी कि विभव का जो अंतर होगा, वो अंतर उस चालक के अंदर बहने वाली धारा के अनुसार होगा। यानी कि धारा अगर ज्यादा होगी तो विभवांतर ज्यादा होगा, धारा कम होगी तो विभवांतर भी कम होगा। यानी कि टोटल डिपेंड करता है किस पे, करंट पे, नहीं कि धारा पे। तो अगर मैं बोलूं कि जो विभवांतर है भी, यानी कि चालक के अंदर
चालक के अंदर मान लीजिए विभवांतर है, जो विभवांतर है मानो वो V है, मैंने कहा वो विभवांतर V है, ये किसके समानुपाती होता है, इसके अंदर बहने वाली धारा की, ये I है करंट, ठीक है। तो V इज प्रोपोर्शनल टू I, V जो है किसके समानुपाती है, I, यानी कि करंट के समानुपाती। जहां यहां पर लिखना पड़ेगा, जहां I क्या है, धारा है, करंट है, ठीक है, इस चालक में बहने वाली की करंट है, तो ये जो विभवांतर होगा इस धारा के समानुपाती होगा। यानी कि अगर मैं इस समानुपाती का निशान यहां से हटा दूं तो V इज इक्वल टू जाएगा R I, जहां R क्या एक नियतांक है, नियतांक है, और इसी R को आप क्या बोलते हैं, प्रतिरोध कहते हैं। इसी आर को क्या बोलते हैं, प्रतिरोध। किसका प्रतिरोध, इस चालक का प्रतिरोध। यानी कि सिंपल सी बात है कि उसके अंदर जो विभवांतर होगा वो किस होगा, धारा और प्रतिरोध के गुणनफल के बराबर होगा इस चालक के अंदर वो विभवांतर। ये समझ में आया। अच्छा, अब एक बात थोड़ा ध्यान से सुनिएगा आप, यहां पर ये कह रहा है कि ये आर जो है प्रतिरोध है इस चालक का, जो कि एक नियतांक है। नियतांक समझ रहे हो, जिसका मान हमेशा हर कंडीशन में क्या होता है, एक जैसा रहता है। अब ध्यान सुनिए, यानी कि इस पूरी कंडीशन के लिए इस पूरे तार का प्रतिरोध हमेशा यहां पर भी, यहां पर भी, यहां पर भी, सब जगह क्या होगा, एक जैसा होगा, नियत होगा, वो बदलेगा नहीं, ठीक है। अब मैं आता हूं मेन परिभाषा पे कि ओम का जो नियम है, जो मेन परिभाषा वो क्या है। ये देखो, एक बात ध्यान रखना, ये सारी कंडीशन तभी लागू होंगी, कंडीशन मतलब टर्म्स एंड कंडीशन, सीमाएं होती, ये कंडीशन तभी लागू होंगी जब क्या होगा, हमारे पास वातावरण का तापमान क्या होगा, निश्चित होगा। ऐसे नहीं कि पता चले कि वो तार जो बहुत ज्यादा गर्म हो रखा है, उतना गर्म था, यानी कि तापमान आपका निश्चित होना चाहिए। यहां पर तापमान सेम, यहां पर तापमान सेम, यानी कि तार आपका गर्म ज्यादा नहीं होना चाहिए। अगर वो एक गर्म है तो वो निश्चित उतना ही गर्म होना चाहिए। पता चले कि यहां पर ठंडा इधर गर्म है, ऐसा नहीं। अगर वो गर्म है तो यहां भी दोनों समान रूप से गर्म होना चाहिए। अगर वो ठंडा है तो दोनों समान रूप से ठंडा होना चाहिए। यानी कि एक निश्चित तापमान पर, ध्यान दीजिए, एक निश्चित तापमान पर किसी चालक के भीतर, किसी चालक के अंदर दो बिंदुओं पर जो विभवांतर होता है वो हमेशा उस चालक में बहने वाली धारा के समानुपाती होता है। और जहां पर R क्या आपका कांस्टेंट है, और इसी R को हम नियतांक बोलते हैं, और यही नियतांक क्या है, उस चालक का प्रतिरोध है। तो अगर मैं यहां से इस प्रतिरोध का मान निकालूं, R इक्वल टू क्या हो जाएगा, देखिए V अपॉन I, V अपॉन I, यहां से हो जाएगा R बराबर V अपॉन I। तो यदि R का मान निकालना हो तो यहां से ये इन दोनों पर डिपेंड करेगा कि V विभवांतर कितना है और वो चालक कितना है। अब देखो, हमें ध्यान रखना, अब यहां से देखो एक कंडीशन क्या निकल रही थी, I का मान कम होगा तो इस पूरी वैल्यू का मान ज्यादा हो जाएगा, यानी कि R का मान ज्यादा हो जाएगा। और यदि I का मान ज्यादा होगा तो इस पूरी वैल्यू का मान कम हो जाएगा, तो यानी कि R का मान कम हो जाएगा। तो ये ऐसे कैसे हो जाएगा भाई, अभी तो हम बोल रहे हैं कि R नियतांक है, R का मान कम ज्यादा नहीं हो सकता, तो ऐसे कैसे हो जाएगा, तो ये नियम उल्टा हो रहा है ना। नहीं, यहां पर आपको समझना है, आर का मान मान लीजिए, माना मैं बोलता हूं, माना आर का मान माना 10 ओम है, माना कितना है, 10 ओम है, तो ये आर का मान हमेशा 10 ओम ही रहेगा। यहां पर ये कंट्रोवर्शियल है, ये कई बार एग्जाम में पूछा जाता है कि भाई अगर हम बोल रहे हैं कि आर नियतांक है, आर हमेशा नियत है, तो ये कम ज्यादा कैसे हो जाएगा। आई का मान यदि मैं यहाँ पर कम रखूं, यहाँ पर कम है और वी का मान ज्यादा है, तो जाहिर सी बात है कम हो तो पूरी वैल्यू का मान ज्यादा हो जाएगा, यानी आर का मान ज्यादा हो जाएगा। ये आई का मान यदि मैं ज्यादा रख दूं, अब v का मान कम रख दूं, तो यहां पर ये पूरी के पूरा जो वैल्यू होगी वो क्या होगी, कम हो जाएगी, यानी कि r का मान क्या है, कम हो जाएगा। तो ये कम ज्यादा क्यों हो रहा है r का मान, जबकि हम बोले r तो नियत है, वो तो कभी कम ज्यादा होता ही नहीं। तो ये तो कंट्रोवर्शियल हो गया ना, उल्टा हो गया। लेकिन नहीं, यहां पर एक्चुअली में क्या 10 ओम अगर मैं एग्जाम्पल में ले रहा हूं, तो यही 10 ओम क्या होगा, ऊपर नीचे होगा। 10 का कभी 8 हो जाएगा, 10 का कभी जो है मतलब कभी 5 हो रहा तो कभी 7 हो रहा, तो 7 जो है 5 से बड़ा है। कहना कि नहीं कि 10 से ऊपर जो है उस R का मान नहीं जा सकता है, वही 10 हमारा क्या होगा, एडजस्ट होगा, इसके हिसाब से एडजस्ट होगा। तो कुल कहना मिलेंगे ओम का नियम ये कहता है कि इस पूरे चालक में जो विभवांतर होता है वो हमेशा किसके बराबर होता है, उस धारा के समानुपाती जो इसमें बह रहा है। ठीक है, ये हो गया ओम का नियम। एक बार और बोल दूं कि ओम के नियम के हिसाब से क्या होगा, कि ओम के नियम के अनुसार किसी भी चालक में के भीतर जो विभवांतर होता है वो क्या होता है, उस चालक में बहने वाली धारा के समानुपाती होता है। यानी कि अगर धारा के मान ज्यादा है तो विभवांतर का मान भी ज्यादा होगा, धारा का मान कम है तो विभवांतर का मान भी कम होगा। ये था आपका ओम का नियम। अब एक बहुत ही इंपॉर्टेंट बात मैं आपको बताना चाह रहा हूं, जो शायद आप तक किसी ने आप तक बताया नहीं होगा, और बताए तो आपने कभी गौर नहीं किया होगा। ध्यान से सुनिए, ये जो ओम का नियम है, ध्यान रखिएगा, ये ओम का नियम
हर किसी सर्किट के लिए, हर किस बिजली का जो भी सर्किट हो उसके लिए लागू नहीं होता है। हो रहा ना को ये एक नई चीज बताई ना आपको। ये जो ओम का नियम है, ये ओम का नियम मैंने क्या कहा था, ओम का नियम क्या बोलता है? ओम का नियम बोलता है कि ताप दाब ये सब निश्चित होना चाहिए। अब जहां ताप दाब जो है बढ़ गया, घट गया, ऊपर नीचे हो रहा, तो वहां पर ये नियम काम नहीं करेगा। तो इसका मतलब कि एक ऐसे सर्किट में जहां पर टेम्परेचर भी सेम हो, ताप भी सेम हो, ताप भी हो तुम्हारा सेम ही हो, तो ये नियम काम करेगा। और ऐसा सर्किट कौन सा होता है? डीसी सर्किट होता है। डीसी सर्किट यानी कि जो आपका डीसी सर्किट होता है, जैसे सेल वाला, बैटरी वाले जो होते हैं, बैटरी सेल वगैरह जो होता है ना, ये डीसी सर्किट होते हैं। तो ओम का नियम उसी सर्किट में काम करेगा, एसी सर्किट में काम नहीं करेगा। जो अल्टरनेटिव करंट होती है, डायरेक्शनल करंट में काम करेगा और अल्टरनेटिव करंट में काम नहीं करेगा। एसी सर्किट में ये कभी भी काम नहीं करेगा। एसी सर्किट कौन सा? जो आपके घरों में जो बिजली आ रही है वो एसी सर्किट है, उसमें ये ओम का नियम काम नहीं करेगा। क्यों काम नहीं करेगा? ये भी एक क्वेश्चन बन जाता है, क्यों काम नहीं करेगा भाई? क्योंकि एसी सर्किट में क्या होता है, एसी सर्किट में बिजली कभी प्लस कभी माइनस, कभी प्लस, ये ढंग से चलती है ना, प्लस माइनस ऊपर नीचे होती रहती है ढंग से। एसी सर्किट में क्या होता है, ये ग्राफ है, तो एसी में इस ढंग से करंट ये ऊपर नीचे बहता रहता है। और जबकि डीसी में करंट कैसे बहते हैं? ऐसी बहती है, ऐसी एक ही डायरेक्शन में। ये डीसी करंट है, ये आपका एसी करंट है। तो एसी करंट में आपका ओम का नियम लागू नहीं होता। क्यों नहीं होता? क्योंकि प्लस माइनस, प्लस ये प्लस का है, इधर माइनस का है, ठीक है। तो और ये इधर ये डीसी दिया था ऊपर ही होगा या फिर नीचे होगा, माइनस तरफ, ठीक है। तो डीसी में ये काम करता है, एसी में ये काम नहीं करता है। वो क्यों काम? क्योंकि एसी करंट में क्या होता है, ऊपर नीचे होता रहता है और चालक का टेम्परेचर हमेशा ऊपर नीचे होता रहता है, क्योंकि प्लस माइनस प्लस माइनस प्लस माइनस। तो तार भी देखा आपने, अक्सर क्या होता है, जो आपका घरों में जो तार होता है अक्सर आपने देखा गर्म भी हो जाती है, उसका टेम्परेचर बदल जाता है, नॉर्मल टेम्परेचर वो बढ़ जाता है। तो मैंने कहा ना, ताप दाब इत्यादि के समान होना चाहिए। अब पहले तो आपका तार ठंडा था, फिर अचानक से गर्म हो गया, तो फिर उसमें ओम का नियम लागू नहीं होगा। तो स्टूडेंट्स, ये था आपका कि ओम का नियम का जो बेसिकली एक मेन फंडामेंटल ये है कि ओम का नियम डीसी सर्किट में काम करता है, एसी सर्किट में काम नहीं करता। दूसरी बात, इसमें वो इसलिए काम नहीं करता क्योंकि इसमें ताप दाब आदि यानी कि टेम्परेचर प्रेशर वगैरह क्या होना चाहिए, इक्वल यानी समान होना चाहिए। और तीसरी बात कि विभवांतर हमेशा करंट के समानुपाती होता है, और आर जहां पर क्या होगा, इसका प्रतिरोध होगा। प्रतिरोध समझ रहे ना आप? प्रतिरोध क्या होता है कि उसके अंदर जो करंट बहती है ना, तो उस तार का एक गुण होगा, उस चालक का, उस सर्किट का, उस कंडक्टर का एक गुण होगा उस विद्युत धारा का विरोध करना। भाई यहां क्यों आ रही तू धारा, उसको वो विरोध करेगा। तार का एक गुण होता है, तो हर किसी एक वस्तु का गुण होता है विरोध करना। तो वही विरोध, जिसको हम विरोध बोल रहे हैं, वो प्रतिरोध होता है, रेजिस्टेंस होता है। ठीक है स्टूडेंट्स, तो उम्मीद करता हूं आज का ये वीडियो में जो ओम का नियम आपको बताया, ये आपको समझ में आया होगा। अगर समझ में आया, वीडियो पसंद आया तो इसको लाइक जरूर कीजिएगा, शेयर जरूर कीजिएगा, और स्टूडेंट्स चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा, क्योंकि आप लोग स्टूडेंट्स देख के चले जाते हैं, सब्सक्राइब चैनल नहीं करते हैं। चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा, तभी तो आप तक हमारी वीडियोस पहुंचती रहेंगी। और जो अभी बच्चे हैं 9th 10th 12th 11th वगैरह में जो बच्चे हैं, उनके लिए फायदेमंद हो जाएगा, और खासकर हिंदी मीडियम के स्टूडेंट्स के लिए। तो मैं आपसे दरख्वास्त करता हूं कि चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा, और सब्सक्राइब करने पर बेल आइकन को ऑल पे जरूर क्लिक कीजिएगा। तो आज के लिए इतना ही, जल्दी आऊंगा एक नए वीडियो में एक नए ज्ञान के साथ। तब तक मुझे अनुमति दीजिए, धन्यवाद।